एवरीवन, मैं गौतम मौर्य पुनः आर्यन एक्सपर्ट क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखेंगे अक्षांश तथा देशांतर के बारे में और उनको एक ग्लोब के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे आप सभी को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अक्षांश रेखा के बारे में। ठीक है दोस्तों, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो पृथ्वी पर या ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को ही अक्षांश रेखा बोला जाता है। या ये कहें कि पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी पर खींचे जाने वाली क्षैतिज रेखा को ही अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, अब ये ग्लोब क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ग्लोब पृथ्वी का वह काल्पनिक और एक छोटा सा प्रतिरूप है जिसके माध्यम से हम महासागरों, महाद्वीपों, द्वीपों तथा विभिन्न देशों के आकार, उनकी आकृति तथा उनकी दिशा का सही ढंग से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो अक्षांश रेखा होती है वो चूंकि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है और पृथ्वी के बीचों बीच से जो अक्षांश रेखा खींची जाती है उसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसी को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी के बीचों बीच से जब ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है तो जो हमारी पृथ्वी है वो 2 गोलार्धों में बट जाती है। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाला जो गोलार्ध होता है उसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और जो नीचे वाला गोलार्ध होता है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, और जो 0 डिग्री अक्षांश है इसके ऊपर जब जाएंगे आप तो क्रमशः 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे ये कहां तक जाएगा तो 90 डिग्री तक जाता है। ठीक है दोस्तों, और नीचे भी जब आएंगे तो क्रमशः 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे ही क्रमशः बिल्कुल लास्ट में जाएगा कहां तक 90 डिग्री तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इनको डिग्री क्यों बोला जाता है थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये बीचों बीच से जो है कि आपकी जो रेखा जा रही है तो ये जो रेखा है इसको हम बोलते हैं पृथ्वी का कक्षा तल। ठीक है, और ये जो रेखा है पृथ्वी की कक्षा तल पर लंब है। ठीक है दोस्तों, तो जो जैसा कि मैंने बताया ये इसके ऊपर की जो रेखा होती है क्रमशः ये 1 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये ऐसे 3 डिग्री। तो ये जो 1 डिग्री अक्षांश रेखा होती है उसकी पृथ्वी के केंद्र और अक्ष के साथ का जो झुकाव होता है, जो कोणीय दूरी होती है वो 1 डिग्री होती है, इसीलिए इसको 1 डिग्री अक्षांश बोला जाता है। जो 2 डिग्री अक्षांश है उसकी पृथ्वी के केंद्र से जो कोणीय दूरी होती है वो 2 डिग्री होती है, इसलिए इसको 2 डिग्री अक्षांश बोला जाता है। उसी प्रकार जो 3 डिग्री अक्षांश रेखा है उसकी पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी 3 डिग्री होती है, इसलिए इसको 3 डिग्री अक्षांश बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए थोड़ा सा यहाँ पर ये भी समझ लेते हैं कि जो पृथ्वी का झुकाव है वो 23.5 डिग्री या 66.5 डिग्री किस प्रकार से है। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है और ये जो बीचों बीच से रेखा है ये है पृथ्वी का कक्षा तल। ठीक है, और ये जो रेखा है ये
कक्षा तल पर लंब है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारी पृथ्वी का अक्ष है, जो हमारी पृथ्वी का अक्ष है वो पृथ्वी की कक्षा तल पर बने लंब, ठीक है दोस्तों, यह है पृथ्वी का अक्ष, ठीक है, उत्तरी ध्रुव है और ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो जो पृथ्वी का हमारा अक्ष है वो पृथ्वी की कक्षा तल पर बने लंब, यानी कि ये रहा। ठीक है, पृथ्वी का जो अक्ष है पृथ्वी की कक्षा तल पर बने लंब, यानी कि ये वाली रेखा के साथ जो झुकाव है वो होता है 23.5 डिग्री। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का जो अक्ष है वो पृथ्वी की कक्षा तल पर बने लंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है 23.5 डिग्री का, यानी कि झुकाव कितना है पृथ्वी का 23.5 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, चूंकि ये टोटल जो कोण होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहां पर दो कोण बन जाते हैं। जब 23.5 ये बन चुका है पहले ही कक्षा तल पर बने लंब के साथ 23.5 डिग्री का, तो ये जो कोण बचा आपका ये रहा 66.5 डिग्री। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये किस प्रकार का झुकाव रहा, तो इसको बोलेंगे कि पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर था कि पृथ्वी का जो अक्ष है पृथ्वी की कक्षा तल पर बने लंब के साथ 23.5 डिग्री का कोण बनाता है। लेकिन यहां पर क्या स्थिति होती है कि पृथ्वी का जो अक्ष है यानी कि ये, ठीक है, पृथ्वी का जो अक्ष है वो पृथ्वी की कक्षा तल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, कितने डिग्री कोण पर झुका हुआ है, तो 66.5 डिग्री पर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अभी यहां पे बताया कि 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर ये जो है ये रेखा इस पर जो है कि लंब होती है। ठीक है, तो जो ये 1 डिग्री अक्षांश है इसका पृथ्वी के केंद्र से जो ये कोणीय दूरी ये दूरी होती है वो होती है 1 डिग्री। ठीक है, इसलिए इसको 1 डिग्री अक्षांश। ये जो 2 डिग्री अक्षांश रेखा है इसकी पृथ्वी के केंद्र से ये जो कोणीय दूरी होती है 2 डिग्री होती है, इसलिए 2 डिग्री अक्षांश। और ये जो 3 डिग्री अक्षांश है इसकी पृथ्वी के केंद्र से ये जो कोणीय दूरी होती है 3 डिग्री होती है, इसलिए इसको 3 डिग्री अक्षांश बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो वृत्ताकार होती हैं। ठीक है दोस्तों, अक्षांश रेखाएं किस प्रकार होती हैं, तो ये अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। ठीक है, और जो सबसे पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा वृत्त होता है वो होता है 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा वृत्त होता है वो होता है 0 डिग्री अक्षांश। इसलिए 0 डिग्री अक्षांश को 0 डिग्री अक्षांश को बृहद वृत्त या महान वृत्त भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आप जब 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर जब जाएंगे तो जितनी भी अक्षांश रेखाएं मिलेंगी उनकी लंबाई कम होती चली जाती है, और 0 डिग्री अक्षांश से नीचे भी जब आप दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे तो भी अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई होती है वो कम होती चली जाती है। ठीक है दोस्तों, और सबसे न्यूनतम जो लंबाई होती है वो होती है ध्रुवों पर। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जिसकी निकल के ये आती है कि अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई होती है वो असमान होती है।
ठीक है। ये भी कह सकते हैं कि ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर लंबाई घटती है, ठीक है। और अधिकतम कहां पर होती है? तो अधिकतम होती है विषुवत रेखा पर, यानी कि भूमध्य रेखा पर, जो सबसे बड़ा वृत्त होती है, ठीक है। इसलिए इसको बृहत वृत्त या महान वृत्त के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। अगली प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं इसकी। तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक है दोस्तों। ये एक दूसरे के क्या होती है, देखिए दिख भी रहा है जैसे एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक है। अब जब समांतर होगी तो इनके बीच की दूरी क्या होती है? तो बीच की दूरी सर्वत्र बराबर होगी, ठीक है। बीच की दूरी बराबर होती है, ठीक है दोस्तों। और किन्हीं भी दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, जैसे ये 0 डिग्री रहा, यहाँ पे 1 डिग्री मान लिए, तो इनके बीच की ये जो क्रमागत दूरी है वो होती है 111 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो अगली प्रॉपर्टी है इसकी, किन्हीं भी दो क्रमागत अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर या इसको कहीं कहीं 111.13 किलोमीटर भी देता है, ठीक है दोस्तों। किन्हीं भी दो क्रमागत अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो या तो 111 किलोमीटर, नहीं तो कहीं कहीं 111.13 किलोमीटर भी देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, थोड़ा उनको हम लोग देख लेते हैं। यह 0 डिग्री अक्षांश, और 0 डिग्री अक्षांश के जब ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री तो उसको बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। और चूंकि अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं तो इसलिए इसको कर्क वृत्त भी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। और जब दक्षिणी गोलार्ध में 0 डिग्री अक्षांश से दक्षिण में जब आएंगे 23.5 डिग्री तो इसको बोलते हैं मकर रेखा या मकर वृत्त बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब कर्क रेखा या मकर रेखा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा सूर्य है, सूर्य के जो उत्तरायण और दक्षिणायन की जो सीमा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच ही है, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो हमारा सूर्य है इन्हीं के बीच जो है घूमता रहता है, ठीक है दोस्तों। और जो हमारा सूर्य है वो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा है जो, या 0 डिग्री अक्षांश जो रेखा है इस पर वर्ष भर लगभग जो है कि सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, जिससे 0 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों में जो है कि तापमान हमेशा सर्वाधिक होता है, ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए कि सूर्य हमारा जो है कि जीरो डिग्री अक्षांश पर है, तो ये सूर्य जो है कि 2 बार जो है कि
0 डिग्री अक्षांश पर बिल्कुल लंबवत होता है। ठीक है दोस्तों, एक तो 21 मार्च को, ठीक है, अभी मान लीजिए कि सूर्य जो है कि विषुवत रेखा पर लंबवत है और किस दिन है, तो 21 मार्च को। अब 21 मार्च के बाद क्या होता है कि सूर्य धीरे धीरे आपका जो है कि उत्तरी गोलार्ध में जो है कि बढ़ने लगता है, यानी कि कर्क रेखा की ओर जाने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो जब यहां से यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से सूर्य 21 मार्च के बाद जब बढ़ता है कर्क रेखा की ओर, तो ये पहुंचता है आपका 21 जून को। ठीक है दोस्तों, जब 21 मार्च के बाद सूर्य जो है कि कर्क रेखा की ओर प्रवेश करने लगता है, उत्तरी गोलार्ध में जाने लगता है, तो ये पहुंचता है 21 जून को और इसको जाने में लगभग समय लग जाता है 3 माह का। ठीक है दोस्तों, कितना समय लगता है जाने में, 3 माह का समय लग जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जब ये 21 जून को पहुंचता है कर्क रेखा पर, तो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो कर्क रेखा पर बिल्कुल लंबवत होती हैं। ठीक है, तो लंबवत होने के कारण, किरणों के लंबवत होने के कारण जो कर्क रेखा का क्षेत्र है यानी कि उत्तरी गोलार्ध का, तो उसमें सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है दोस्तों, 21 जून को क्या होता है कि आपका उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, गर्मी भी भीषण होती है और रात क्या होती है, सबसे छोटी होती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ठीक उसका विपरीत जब सूर्य कर्क रेखा की ओर है 21 जून को, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मकर रेखा की तरफ रातें सबसे बड़ी होती हैं और दिन सबसे छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, पुनः 21 जून के बाद क्या होता है कि सूर्य हमारा बढ़ने लगता है विषुवत की तरफ। ठीक है, और जब 21 जून के बाद सूर्य हमारा विषुवत की ओर बढ़ने लगता है, तो ये पहुंचता है 23 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, 21 जून के बाद जो है कि सूर्य जब बढ़ता है विषुवत रेखा की ओर, तो ये पहुंचता है आपको 23 दिसंबर को। ठीक है, 23 दिसंबर को जब पहुंचता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, दोनों ही कंडीशन में 21 मार्च और 23 दिसंबर दोनों कंडीशन में पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, पुनः 23 सितंबर के बाद जो सूर्य है वो प्रवेश करने लगता है किधर, तो दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करने लगता है और ये मकर रेखा पर किस दिन पहुंचता है, तो 22 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, मकर रेखा पर फिर कब पहुंचता है, 22 दिसंबर को। और जब ये सूर्य मकर रेखा पर पहुंचता है यानी 22 दिसंबर को, तो उस कंडीशन में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और रातें सबसे छोटी होती हैं। ठीक है दोस्तों, और ठीक इसका विपरीत उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि रातें सबसे बड़ी हो जाती हैं और दिन सबसे छोटा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एक चीज और, ध्रुवों की तरफ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। वो कैसे, थोड़ा सा उसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, कैसे देखिए, 23 सितंबर से जब सूर्य चला आपका मकर रेखा की ओर, तो इसको मकर रेखा पर आने में समय लग गया 3 माह का। ठीक है दोस्तों, तो जब ये 0 डिग्री अक्षांश से दक्षिण की ओर चलता है, तो जो ध्रुवों की तरफ है उधर रात होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और 3 महीने तक यानी कि दिसंबर तक जो है कि जब सूर्य यहां पे पहुंचता है, तो 3 माह हो जाते हैं, यानी कि 3 माह इधर रात हो गई। ठीक है दोस्तों, पुनः जब 22 दिसंबर के बाद सूर्य जो है कि
जाने लगता है 0 डिग्री अक्षांश यानी कि विषुवत रेखा की ओर, कर्क रेखा की ओर जाने लगता है, तो इसको जाने में भी 3 माह का समय लग जाता है। और ये पहुंचता किस दिन है? 21 मार्च को। ठीक है दोस्तों, 22 दिसंबर के बाद जब सूर्य मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ता है तो 0 डिग्री अक्षांश पर यानी कि विषुवत रेखा पर पहुंचने में इसको 3 महीने का समय लग जाता है और यह पहुंचता है 21 मार्च को। ठीक है दोस्तों, तो 3 माह सूर्य को 0 डिग्री अक्षांश से आने में और 3 माह का समय लग जाता है जाने में, टोटल हो जाते हैं 6 माह। इसीलिए उस कंडीशन में उत्तरी ध्रुव की तरफ 6 महीने की रात होती है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव की तरफ क्या होता है कि 6 महीने का दिन होता है। ठीक है, और ठीक इसी का उल्टा ये है कि जब 21 मार्च के बाद सूर्य कर्क रेखा की ओर प्रवेश करता है तो दक्षिणी ध्रुव की ओर रात होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 21 मार्च के बाद 3 माह लग जाते हैं इसको कर्क रेखा पर पहुंचने में, और फिर 21 जून के बाद जब ये आता है 23 सितंबर को, तो 3 माह जाने में और 3 माह आने में। ठीक है, तो ये हो जाते हैं टोटल 6 माह। तो 6 माह उत्तरी ध्रुव में क्या होता है? दिन होता है, और इधर 6 माह दक्षिणी ध्रुव में रात होती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज समझ लेते हैं, विषुव। विषुव किसे कहते हैं? तो जो हमारा सूर्य है वो 0 डिग्री अक्षांश पर यानी कि विषुवत रेखा पर 2 बार लंबवत होता है। ठीक है, तो जब 2 बार लंबवत होता है उसी को क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। ठीक है, विषुवत रेखा पर सूर्य 2 बार लंबवत होता है। ठीक है, तो इसे ही कहा जाता है विषुव। ठीक है दोस्तों, अब चूंकि 2 बार हो रहा है तो वो डेट कौन कौन से हैं? तो एक है आपका 23 सितंबर और दूसरा है आपका 21 मार्च। कभी कभी 22 सितंबर या 21 मार्च भी दे देता है, तो एक दिन आगे पीछे होता रहता है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन का विषय नहीं है। तो जो 23 सितंबर है इसको बोला जाता है शरद विषुव। ठीक है दोस्तों, और जो 21 मार्च का डेट होता है उसको बोला जाता है बसंत विषुव। ठीक है दोस्तों, एक बार और समझ लीजिए कि सूर्य विषुवत रेखा पर 2 बार लंबवत होता है, 23 सितंबर को और 21 मार्च को। तो जब लंबवत होता है उसी कंडीशन को बोला जाता है विषुव। ठीक है, तो जो 23 सितंबर को विषुव की कंडीशन होती है उसे कहा जाता है शरद विषुव, और जो 21 मार्च को विषुव की कंडीशन होती है उसको बोला जाता है बसंत विषुव। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक और टॉपिक है संक्रांति। संक्रांति क्या होती है थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो जो सूर्य के उत्तरायण की जो सीमा होती है और दक्षिणायन की जो सीमा होती है, यानी कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में लास्ट पॉइंट कहां तक जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में लास्ट पॉइंट कहां तक जाता है, वहीं आपकी सीमा कहलाती है संक्रांति। यानी कि सीधे तौर पर कहें कि जो उत्तरायण की सीमा है और प्लस दक्षिणायन की जो सीमा है उसे ही कहा जाता है संक्रांति। ठीक है दोस्तों, अब संक्रांति भी 2 तरीके से होती है। एक बोला जाता है कर्क संक्रांति और दूसरा है मकर संक्रांति। ठीक है, अब कर्क संक्रांति क्या होती है? तो अभी पीछे मैंने बताया कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। ठीक है, तो जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो उसे ही बोलते हैं कर्क संक्रांति। ठीक है, और ये किस दिन होती है? तो 21 जून को होती है। ठीक है,
और जब सूर्य मकर रेखा पर यानी कि 22 दिसंबर को लंबवत होता है तो उसे बोलते हैं मकर संक्रांति। ठीक है, किस दिन? तो 22 दिसंबर को। ठीक है, अब इसको याद रखिएगा कि 21 जून को क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, रातें सबसे जो है कि छोटी होती हैं और गर्मी सर्वाधिक होती है। दक्षिणी गोलार्ध में अगर देखा जाए तो 22 दिसंबर को दिन सबसे बड़ा होगा, रातें जो है कि सबसे छोटी होगी। ठीक है, गर्मी सर्वाधिक होती है। लेकिन ठीक इसका विपरीत जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में रातें सबसे बड़ी हो जाती हैं और दिन जो है कि सबसे छोटा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई होती है, तो यहां पे 0 डिग्री से जब ऊपर जाएंगे तो बिल्कुल ध्रुवों तक 90 आपकी अक्षांश रेखाएं और नीचे भी टोटल 90 अक्षांश रेखाएं आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब चूंकि जो ध्रुवों पर जो अक्षांश रेखा होती है वो एक बिंदु मात्र ही होती है। ठीक है, तो अगर उसे सिर्फ एक बिंदु माना जाए तो उस कंडीशन में अक्षांशों की जो संख्या होती है वो होगी 79 प्लस 79 प्लस 1। ठीक है, तो ये आपकी 89 प्लस 89 प्लस 1 और ये हो जाएगा 179, 179। ठीक है, और अगर जो ध्रुवों पर दोनों अक्षांश रेखाएं हैं अगर उनको अक्षांश रेखा ही माना जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में 90 प्लस 90 प्लस 1 यानी कि कुल अक्षांशों की जो संख्या होगी वो होगी आपकी 181। ठीक है दोस्तों, और अगर जो 0 डिग्री अक्षांश है अगर इसे छोड़ दिया जाए तो उस स्थिति में 90 प्लस 90 बराबर 180 यानी कि अक्षांशों की कुल संख्या हो जाएगी आपकी 180। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपसे ये पूछे कि मुख्य रूप से कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है तो वो आपकी हो जाएगी 179। ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल जो है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे तो उस कंडीशन में आपका हो जाएगा 181। हालांकि जो है कि विकल्प में आपके या तो 181 होगा, नहीं तो 180 होगा, या तो 179 होगा। तीनों में से जो कोई भी हो आप उसे चूज कर जाइए। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे देशांतर रेखा के बारे में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।